जब गुलमोहर गार्डन की प्रोफेशनल टीम ने देखा कि जिस इंसान को वो लोग इतने समय से पॉन्ड में ढूंढ रहे हैं वो जिंदा है और सही सलामत है, तो पूरी टीम को गुस्सा आने लगा था। वो विराज पर चिल्लाना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि विराज हर एक इंसान को 2,000 रुपए दे रहा है, तो उनका गुस्सा एकाएक गायब हो गया था। उन्होंने अपने पैसे लिए और वहां से 9-2-11 हो गए थे। जब विराज और बाकी के सभी लोग विला में पहुंचे तो सुषमा आंटी तुरंत ही नहाने चली गई थी। नंदनी को लगा कि सुषमा आंटी नहाने के बाद थोड़ा आराम करेंगी, लेकिन नहाने के तुरंत बाद ही सुषमा आंटी बाहर आ गई थी। आराम करने का उनका कोई मूड नहीं था। वो तो अपनी बहू को अपने हाथ का पोटैटो चिली खिलाना चाहती थी। हालांकि विराज को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर नंदनी ने सुषमा आंटी को कुछ भी समझाने की पहल क्यों नहीं की थी। क्या नंदनी सुषमा आंटी को उदास नहीं करना चाहती थी, या फिर वाकई में जैसा सुषमा आंटी ने कहा वैसी ही फीलिंग्स नंदनी के मन में भी थी। इस बात से तो विराज भी अनजान था, और यही सब सोचते हुए विराज ने एक नजर नंदनी की तरफ डाली, लेकिन नंदनी का पोज देखकर विराज के मन में खलबली मच उठी थी। ओ, ओ, ओ गॉड! मनी मन ये बोलते हुए तुरंत ही विराज ने अपनी नजर नंदनी से हटाई। जो भी सवाल जवाब विराज के मन में थे वो नंदनी की ब्यूटी देखने के बाद से ही गायब हो गए थे। सुषमा आंटी ने सभी के लिए शानदार पोटैटो चिली बनाया और सभी ने स्वाद ले लेकर उसका मजा लूटा। हालांकि सुषमा आंटी ने पोटैटो चिली के साथ घर की दाल और जीरा राइस भी बना दिया था, क्योंकि शाम हो गई थी और लगभग डिनर का समय भी हो गया था। डिनर करने के बाद विराज ने हॉस्पिटल जाकर किशन दामोदर के पिता को देखने का फैसला किया। आज पूरे दिन में वैसे भी विराज की मुलाकात उस छोटे बच्चे रवि से नहीं हो पाई थी। विराज ने सुषमा आंटी को उन बूढ़े अंकल के बारे में नहीं बताया था, क्योंकि विराज को पता था कि सुषमा आंटी और वो बूढ़े अंकल एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। अगर सुषमा आंटी को पता चले कि वो बूढ़े अंकल हॉस्पिटल में हैं और काफी सीरियस हैं, तो सुषमा आंटी टेंशन लेगी, और विराज उन्हें टेंशन नहीं देना चाहता था। नंदनी, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है। शायद मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, या फिर आज रात में नहीं आ पाऊंगा। तुम दादी के साथ यहीं रुको, वो अकेली है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल कर लेना। जैसे ही नंदनी ने विराज के मुंह से ये सुना, वैसे ही उसने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और बोली, विराज, आप परेशान मत हो, मैं दादी का ध्यान रखूंगी। नंदनी के तेवर तो देखिए, विराज सर से सीधा विराज पर पहुंच गई थी। अब ये सुषमा आंटी के सामने एक नाटक था या फिर नंदनी सुषमा आंटी के जरिए अपने अरमान पूरे कर रही थी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जैसे ही विराज ने नंदनी के मुंह से वो बात सुनी, वो शॉक्ड रह गया था। विराज, तुम जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। मुझे मेरी बहू से बहुत सारी बातें भी करनी है। अभी तुम दोनों की शादी भी करवानी है। मुझे मेरा परपोता भी तो देखना है। बहुत सारी प्लानिंग है। जाओ और हम दोनों को प्लानिंग करने दो। अभी विराज नंदिनी के उस शौक से बाहर भी नहीं आया था कि जैसे ही विराज के कदम दरवाजे की तरफ बढ़े, वैसे ही उसे पीछे से सुषमा आंटी की आवाज सुनाई दी। विराज ने सुषमा आंटी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपना सर हिलाते हुए वहां से निकल गया था। करीब आधे घंटे बाद विराज और जितिन हॉस्पिटल पहुंच गए थे। वो बूढ़े अंकल आराम से उस कमरे में सो रहे थे। उन बूढ़े अंकल की कंडीशन अब पहले से काफी बेटर थी और उनका चेहरा भी अब पहले की तरह फीका नहीं था। भैया, भैया! जैसे ही रवि ने देखा कि विराज हॉस्पिटल आ गया है, तुरंत ही वो सोफे से उठा और भागते हुए विराज के करीब पहुंच गया था। अरे रवि, क्या कर रहे हो? अब तुम्हारे दादाजी कैसे हैं? जैसे ही विराज के मुंह से ये सवाल बाहर आया, वैसे ही रवि ने उस सवाल का जवाब देते हुए कहा, दादाजी बढ़िया हैं, वो रिकवर कर रहे हैं। डीन अंकल ने कहा है कि अगर सब कुछ अच्छा रहा तो दादाजी 2 से 3 दिन में एकदम ठीक हो जाएंगे। थैंक्स टू यू भैया। रवि की बात सुनकर विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी और विराज ने रवि के सर पर हाथ रखते हुए कहा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी न्यूज है।
लेकिन सिर्फ मुझे थैंक्स क्यों कह रहे हो? कंट्रीब्यूशन तो तुम्हारा भी है। कल से तुम अपने दादाजी का ध्यान रख रहे हो। कितनी बड़ी बात है ये। रवि इतना सा है लेकिन काफी बड़ा है। विराज के मुंह से तारीफ सुनने के बाद रवि एम्बैरेसमेंट में अपना सर खुजाने लगा था। उसी वक्त उस कमरे में उन बूढ़े अंकल ने जोरदार खांसी करते हुए हरकत की। उस हरकत को महसूस करते ही विराज सोफे से उठा और उसने देखा कि उन बूढ़े अंकल का चेहरा पूरा पीला पड़ चुका है। उन बूढ़े अंकल का शरीर कांपने लगा था और देखते ही देखते उनके मुंह से ग्रीन और येलो कलर का एक लिक्विड बाहर आने लगा। अचानक से पूरे कमरे में बदबू हो गई थी। इस सीन को देखकर अचानक से विराज को कुछ याद आया। हालांकि इस समय वो कुछ और नहीं सोच सका और तुरंत ही उस कमरे से बाहर जाकर चिल्लाया, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी से यहाँ आइए। जैसे ही डॉक्टर ने विराज की आवाज सुनी वैसे ही एक डॉक्टर अपनी 4-5 लोगों की टीम के साथ उस कमरे की तरफ भागा। डॉक्टर बहुत अच्छे से जानता था रवि के दादाजी का सीरियस ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए उन्हें नेग्लिजेंट नहीं किया जा सकता था। हालांकि वो बात अलग थी कि उन बूढ़े अंकल का केस एक जूनियर डॉक्टर के समझने के बस का नहीं था। उन बूढ़े अंकल को इस हालत में देखकर वो डॉक्टर और उसकी पूरी टीम पैनिक करने लगी थी। इसकी वजह ये थी कि उन बूढ़े अंकल का करंट स्टेट पूरी तरह से बदल गया था और उनके दिल की बीमारी से मैच भी नहीं कर रहा था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन बूढ़े अंकल को क्या हो गया था। भले ही डॉक्टर और उनकी टीम को यह समझ नहीं आया हो कि उन बूढ़े अंकल को क्या हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट जैसे छाती पर मसाज करना, इंजेक्शंस देना और ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया था। डॉक्टर और उसकी पूरी टीम हर तरह से उन बूढ़े अंकल को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन बूढ़े अंकल की हालत और भी ज्यादा खराब होती जा रही थी और देखते ही देखते वो अचानक से बेहोश हो गए और ऐसा लग रहा था जैसे उनकी मौत हो गई है। ये तुम क्या कर रहे हो? एक तरफ उस डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि उन बूढ़े अंकल को हो क्या गया है कि तभी अचानक से उस कमरे के दरवाजे से एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर सभी ने पीछे मुड़कर देखा और सभी के होश उड़ गए थे। वो आवाज डीन लोचन शाह की थी। डीन सर? जैसे ही उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल का डीन उस कमरे में आ गया है तो सभी ने डीन के लिए रास्ता छोड़ दिया जिससे वो उस कमरे में आकर उन बूढ़े अंकल को चेक कर सके। उन बूढ़े अंकल की हालत देखकर तुरंत ही डीन के कदम उन बूढ़े अंकल की तरफ बढ़ने लगे थे। डीन लोचन शाह ने पहले उन अंकल का फोरहेड चेक किया और उसके बाद उनकी रिस्ट चेक करते हुए बोले, इस वक्त इन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। मैंने थोड़ी देर पहले इन्हें एक्यूपंक्चर का ट्रीटमेंट दिया था। इनके मुंह से जो कुछ भी बाहर आ रहा है वो सब टॉक्सिन्स हैं। ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है। डीन लोचन शाह की बात सुनकर सभी ने अपना सर हिलाया। हालांकि विराज इस समय कुछ अलग ही ख्यालों में उलझा हुआ था। उसने तो उस ग्रीन और येलो लिक्विड को देखकर कुछ और ही धारणा बना ली थी, क्योंकि ऐसा ही लिक्विड अभिमन्यु के मुंह से भी बाहर आया था। अंकल शाह, क्या बेहोशी की हालत में या फिर जब कोई इंसान शांत हो जाता है तो क्या वो किसी मुर्दे की तरह रह सकता है, यानी बिना सांस लिए और बिना दिल की धड़कनों के? विराज का सवाल सुनकर डीन लोचन शाह के दोनों भौहें ऊपर की तरफ उठी और उन्होंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ रह सकता है, लेकिन मैं क्यूरियस हूं कि ये सब तुम्हें कैसे पता है? क्या इसका मतलब तुम मेडिसिन के बारे में भी जानकारी रखते हो? अंकल शाह, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मुझे मेडिकल स्किल का कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए एक फेवर करें। गुलमोहर गार्डन के विला नंबर 4 में नंदनी और सुषमा आंटी अकेले थे। सुषमा आंटी ने नंदनी से एक साथ इतने सारे सवाल कर दिए थे कि नंदनी हर सवाल का जवाब देते देते परेशान हो गई थी। बड़ी मुश्किल से जैसे ही नंदनी ने सुषमा आंटी को सुलाया, वैसे ही नंदनी के पास विराज का कॉल आ गया था और विराज ने नंदनी को जल्दी से जल्दी होटल पहुंचने के लिए कह दिया था। विराज ने अपनी बात कही और तुरंत ही कॉल कट कर दिया था। विराज की आवाज सुनकर नंदनी समझ गई थी कि जरूर कुछ अर्जेंट है।
तुरंत ही नंदनी बिस्तर से उठी और धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी थी। अरे बहू, तू कहाँ जा रही है? अभी नंदनी बिस्तर से बाहर आई ही थी और दरवाजे की तरफ 2 कदम बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से नंदनी को पीछे से सुषमा आंटी की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर नंदनी के कदम एकाएक रुक से गए थे। पीछे मुड़कर तुरंत ही नंदनी ने कहा, दादी, आप अभी तक सोए नहीं क्या? नंदनी का सवाल सुनते ही सुषमा आंटी ने बिस्तर की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, मैं हमेशा से ही लकड़ी के बिस्तर पर सोई हूं। ये बिस्तर बहुत मुलायम है। मुझे इस पर सोने की आदत नहीं है, इसलिए नींद ही नहीं आ रही है। दादी, आदत ऐसे ही नहीं पड़ती है। जब आप इस बिस्तर पर सोने की कोशिश करोगी तो आपको नींद भी आ जाएगी और कुछ ही दिनों में इस बिस्तर की भी आदत पड़ जाएगी। मुलायम बिस्तर ही आपकी सेहत के लिए अच्छा है। सुषमा आंटी की बात सुनकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए तुरंत ही नंदनी ने कहा। नंदनी की बात सुनकर सुषमा आंटी ने अपना सवाल ही बदल दिया। क्या तुम्हें विराज का कॉल आया था? जैसे ही सुषमा आंटी के मुंह से ये सवाल बाहर आया, वैसे ही नंदनी के एक्सप्रेशंस कुछ बदल से गए थे। जब सुषमा आंटी ने नंदनी के एक्सप्रेशंस देखे तो उन्होंने फिर से अपना मुंह खोलते हुए कहा, ये लड़का ना, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरे साथ हो ना, उसे अकेलापन महसूस हो रहा होगा, इसीलिए तुम्हें बुला रहा होगा। सुषमा आंटी के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर नंदनी का चेहरा शर्म से लाल टमाटर के जैसा हो गया था। उसे समझ नहीं आया कि वो सुषमा आंटी की इस बात का क्या जवाब दे। नंदनी ने सुषमा आंटी को गुड नाइट कहा और तुरंत ही दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गई थी। हालांकि पीछे से उसे अभी भी सुषमा आंटी की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरी प्यारी बहू, मुझे तुझ पे पूरा यकीन है। अगले साल तक तू मुझे ग्रैंड दादी जरूर बनाएगी। इसी के साथ नंदनी के दिल में हलचल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आधे घंटे बाद नंदनी की कार होटल द व्रिसा पहुंच गई थी। उसी वक्त विराज की कार भी होटल में एंटर कर चुकी थी। जब विराज कार से बाहर निकला तो नंदनी ने देखा कि विराज के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी भी कार से बाहर निकला है। नंदनी के कदम सीधा विराज की तरफ बढ़ने लगे थे। जब नंदनी विराज के करीब आई तो उसने तुरंत ही कहा, विराज, विराज ये। हालांकि नंदनी इस समय विराज को विराज सर कहना चाहती थी, लेकिन जब से विराज की दादी ने नंदनी के कान में वो फितूर डाला था, नंदनी फॉर्मल होना ही नहीं चाहती थी। हालांकि नंदनी का सवाल उन बूढ़े अंकल से था जो विराज के पीछे मौजूद थे। नंदनी के सवाल को और नंदनी के इशारे को विराज अच्छे से समझ गया था। तुरंत ही विराज ने नंदनी से कहा, ओ ये लोचन शाह है, अपोलो हॉस्पिटल में डीन है। विराज के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर तुरंत ही नंदनी ने डीन लोचन शाह को ग्रीट किया। हेलो मिस्टर लोचन। और इसी के साथ एक अच्छा जेस्चर दिखाते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। डीन लोचन शाह ने मुस्कुराते हुए नंदनी को देखा और कहा, इस महिला के चेहरे को देखकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि फ्यूचर में इसके पास शादी करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जैसे ही नंदनी ने डीन लोचन शाह के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही वो शॉक्ड रह गई थी। आखिर विराज डीन लोचन शाह को अपने साथ होटल द व्रिसा लेकर क्यों आया था? क्या विराज को अभी भी अभिमन्यु की मौत में कोई झोल नजर आ रहा था? क्या डीन लोचन शाह अभिमन्यु की मौत की गुत्थी सुलझाने में कोई मदद कर पाएंगे? क्या डीन लोचन शाह की मदद से हमें पता चल जाएगा कि आखिर अभिमन्यु मरा है या नहीं? अगर मरा है तो कैसे? अगर नहीं मरा है तो डीन लोचन शाह उसे होश में लाने के लिए क्या करने वाले थे? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड पॉकेट एफएम पर।